टू जेएसएस एंड आप सभी को स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हमारे जो हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर में थर्ड, जिसमें हमारे 3-4 प्रिंसिपल्स हो चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th प्रिंसिपल। उससे पहले मैं रिवाइज कर लेते अपने 4th प्रिंसिपल दोबारा से। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता है क्या है, इसमें ऑनर और कंपनी दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऑनर और कंपनी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो कभी भी सेम नहीं होते हैं। जो भी एंट्री रिकॉर्ड करी जाती है ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करी जाती, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती है। ठीक है, जैसे बताया था कि अगर एक ए पार्टनर है, अगर वो बिजनेस, ये बिजनेस है, इसमें से पैसे निकालता है, बिजनेस में से पैसा क्या हो गया, माइनस हो गया, तो बिजनेस माइनस की एंट्री करेगा, ना कि क्योंकि ए के पास तो पैसा इधर से माइनस हो, तो ए के पास तो पैसा आया है ना, ए तो अपने पास प्लस की एंट्री करेगा, पर बिजनेस अपने पास करेगा माइनस, क्योंकि उसके अंदर से तो पैसा गया है ना, वो अपने तरीके से एंट्री पास करता है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करेगा। मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग के अंदर वही चीज़ें रिकॉर्ड कर जाती है जिसकी क्या होती है, हम इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसको रिकॉर्ड, मतलब कि मॉनेटरी वैल्यू में इसको हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वैसे हम सारी एंट्री को छोड़ देंगे। थर्ड, हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में कहता है कि हमने अपने अकाउंटिंग ईयर को, मतलब हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है, हमने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है 1 ईयर के अंदर। फाइनेंशियल ईयर हमने डिसाइड कर लिया है। हमने जो भी हमारे अकाउंटिंग पीरियड है, हमारा बिजनेस आज स्टार्ट करा और 50 साल हो गए हमारी कंपनी को चलते हुए, इतना टाइम तक कोई रुकता नहीं है, तो हम कंपनी ने कर रखा है हर एक साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर को हम क्लोज कर देंगे। हर एक साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर क्लोज, हर एक साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर क्या हो जाएगा, क्लोज होता रहेगा। इससे हर एक साल के अंदर क्या होगा, जो भी ट्रांजेक्शन गलती होंगी आप क्या कर सकते हो, उसको मैच कर सकते हो। इससे 50 साल से तो बेटर है कि आप एक साल में क्या कर लो, जो गलती को पता लगा लो। 50 साल बाद आपको उस गलती का पता नहीं चलेगा, एक साल में फिर भी आपको याद आ जाएगा कि हाँ वो ट्रांजेक्शन करी गई थी, बट 50 साल बाद आपको याद नहीं आएगा। तो हमने क्या कर रखा है, अपने अकाउंटिंग पीरियड को ब्रोकन कर रखा है स्मॉलर पीरियड के अंदर। फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमने क्या कर रखा है, फाइनेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। क्योंकि हम कौन सा अजम्पशन फॉलो करते हैं, गोइंग कंसर्ट, किसी को नहीं पता हमारा बिजनेस कब तक चलेगा, तो हमने क्या कर दिया, कोई बिजनेस 100 साल तक भी चल सकता है। अभी तो है नहीं 100 साल बाद जाके उसकी वो बैलेंस शीट बनेगी, नहीं, हर साल क्या होती है, कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है एवरी ईयर, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है फुल डिस्क्लोजर। यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर ये लिखा जाता है कि देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। जो भी आप रिपोर्टिंग बना रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रिपोर्ट्स होनी चाहिए, सबको सही तरीके से समझ आनी चाहिए, एंड सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रूली लिखी होनी चाहिए, कोई भी इसमें झूठ नहीं होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन करनी आपको डिस्क्लोज बतानी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी जरूरी है। तो वही आपसे कहते हैं, इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करी जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होना जरूरी है, बिल्कुल सही होना जरूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो कहते हैं, आज हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो है आपका मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। क्या होता है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल, होता क्या है? Materiality principle refers to relative importance of an item or an event. According to the American Accounting Association, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of informed investors. अब अगर हम इसको नॉर्मल समझे, मैटेरियलिटी में से बड़ा सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। साफ साफ हिंदी वर्डों में कहा जाए, कोई चीज़ किसी के लिए मैटर करती है तो कोई चीज़ किसी के लिए मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब देखो हर घर की कंडीशंस एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, और हर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन में बिल्कुल सेम नहीं होती है। अगर हम अगर हम अपने नॉर्मल पर्सन्स की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, आपके लिए एक फरारी कार परचेज करना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यही अंबानीज के लिए ये फरारी कार परचेज करना बहुत नॉर्मल सा है, वो उसको परचेस कर लेंगे। ठीक है, अगर आज हमारे घर में कोई कार आती है, वो भी कार मान लेते हैं 10 से 20 लाख की है, तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है वो। बट वही जो अमीर इंसान होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है 10-20 लाख, तो वो तो यहाँ तक कि इनफैक्ट करोड़ की भी कार परचेस करते तो भी इनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती वो। तो वही कहा जाता है कि कोई चीज़ किसी के लिए मैटर करती है तो कोई चीज़ किसी के लिए मैटर नहीं करती है। वो कार हमारे लिए मैटर करती है, बट जो आपने वो
ऑल्टो कार खरीदी थी 4 लाख रुपए की, या 5 लाख की जो आपने ऑल्टो कार खरीदी है, आप उसकी पूजा करेंगे, हम उसकी पूजा करेंगे घर में लाएंगे तो, बट अंबानी जोड़ नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ उनके लिए मैटर नहीं करती। तो वो देखा जाता है किसकी इनकम ज़्यादा है तो वो चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करेगी। तो वही है, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कोई चीज़ किसी के लिए मैटर करती है तो कोई चीज़ किसी के लिए मैटर नहीं करती है। ऐसा अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन में लिखा गया है कि कोई आइटम किसी के लिए मैटर करती है तो किसी के लिए वो मैटर नहीं करती है। तो जो चीज़ जिसके लिए मैटर करती है वो क्या करता है, उसके लिए रिकॉर्ड करता है। जैसे कि मान लेते हैं मानिज हैं, उन्होंने करा कि आज ना अपने जो स्टाफ था उनको कर दी एक एक चाय, मतलब कि मतलब कह सकते हैं होता है ना कंपनी के अंदर कंपनी कर देती है, चाय पिला देती है और समोसे ला देती है। तो ऐसे अगर हम मानिज ने भी अगर चाय और समोसे मंगवा दिए तो क्या उसके लिए वो चीज़ मैटर करेगी? उसने इतना खर्चा करा है, आपको इतना खर्चा, उसके लिए तो कुछ भी खर्चा नहीं है वो, तो कह सकते हो वो चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करेगी। तो शायद उसको रिकॉर्ड भी ना करे, उसको छोटा सा खर्चा मानकर ऐसे ही लिख देगा कि क्या बोलते हैं मैंने उस पैटी कैश करा है, मतलब कि छोटा सा कैश पैसा निकाला है। अगर यही अगर हमारी कंपनी है तो हम उसमें लिख देंगे कि हमने एम्प्लॉयज़ की वो होता है ना रिफ्रेशमेंट, हमने क्या करें एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशमेंट दी है, हम उसको सही से प्रॉपरली लिखेंगे क्योंकि आपके लिए वो चीज़ मैटर करती है, उनके लिए वो मैटर नहीं करती है, उनके लिए वो मैटर नहीं करती है। कोई चीज़ किसी के लिए मैटर करती है तो उसके लिए वो उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करता है, अगर कोई चीज़ किसी के लिए मैटर नहीं करती तो उसके लिए वो रिकॉर्ड भी नहीं करता है। छोटी बात करूँ, अगर मैं छोटे से लेवल बात करूँ, एक बहुत छोटी सी पेंसिल है, एक बहुत छोटी सी पेंसिल है, क्या वो आपके लिए मैटर करती है? जो बहुत छोटी सी पेंसिल है, ऑब्वियस है शायद। अगर आपकी एक हर देखो, हम ये नहीं कहते कि हर इंसान के घर की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो कोई चीज़ वो चीज़ किसके लिए मैटर करती है। छोटी पेंसिल भी काफ़ी, जैसे जो बहुत जो पुअर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए वो छोटी छोटी पेंसिल बड़ी कह सकते हैं काम की होती है, वो उस पेंसिल को देख के बड़े खुश हो जाते हैं। बट जिनके पास पैसों की इतनी दिक्कत नहीं है वो बड़ी पेंसिल देख के भी इतने खुश नहीं होते। उनके लिए जो ठीक है मिडिल क्लास पर्सन है, उसके लिए छोटी पेंसिल की कोई वैल्यू नहीं है, उसको ऐसे फेंक भी देते हो, कूड़े के अंदर ऐसे फेंक देते। अगर पेंसिल छोटी सी पेंसिल है ना, इतनी वो, अगर मान लेते इतनी सी पेंसिल है, वो इतनी सी पेंसिल है वो ना, वो इतनी सी, तो वो क्या कर देंगे, उसको छोटी पेंसिल समझ के फेंक भी देंगे। बड़े जो गरीब इंसान ने क्या करेगा, उसको बड़े ध्यान से रखेगा वो, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो चीज़ मैटर करती है, बट वो चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती तो आप उसकी वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं फिर आप। तो वही कहा जाता है अकाउंटिंग के अंदर, कोई चीज़ किसी लिए मैटर करती है तो कोई चीज़ किसी लिए मैटर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रूडेंस और कंजर्वेशन। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपका ये। प्रूडेंस और कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज many a time described using the phrases do not anticipate a profit but provide for all possible losses. Stating differentially, it takes into consideration all prospective losses but not the prospective profits. Prudence or conservation principle prescribes that anticipated expenses and losses should be accounted. यहाँ पर क्या होता है प्रूडेंस के अंदर, समझते उसको बड़े अच्छे तरीके से हम देखिए। देखिए मान लेते हैं आपने आज एक एसी परचेज करा, आपने एक एसी परचेज करा, एयर कंडीशनर, आपने एक एसी परचेज करा जिसकी वैल्यू थी 25,000। अब आपको पता है एसी की जो वैल्यू जो मतलब एस्टिमेटेड लाइफ होती है वो कितनी होती है, अराउंड 8 ईयर्स के अराउंड होती है, ठीक है, अराउंड 8 ईयर्स के अराउंड होती है। और थोड़ा हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको 32,000 मान लेते हैं, ठीक है। आपने एसी कितने परचेस करा था, 32,000 का आपने एसी परचेस करा था। आपको पता है 8 साल बाद मुझे नया एसी दोबारा खरीदना है, आप क्या करोगे, उसके लिए पैसे अभी से जोड़ना स्टार्ट कर दोगे। आज आपने एक एसी बुक करके आया 32,000 का, आज ही से ही आप क्या करोगे, 8 साल बाद जो एसी खरीदना है उसके लिए पैसा करोगे, पहले से इकट्ठा करते चले जाओगे। जैसे क्या होता है 32,000 अगर आपका था एसी जो आज आप खरीद के लाए हो, आपको पता है जो मैं आज एसी खरीद रहा हूँ वो 8 साल तक कम से कम तो चल जाएगा। आप हर साल कितने रुपए इकट्ठे करोगे, 4,000 रुपये, कितने साल तक, 8 साल तक। आपके पास 8 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे, 20,000 रुपये। आप क्या कर सकते हो, न्यू एसी परचेस कर सकते हो। अब आप कहोगे कि 8 साल बाद तो एसी का प्राइस सेम को ही होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 32,000 का है ना, 40,000 का हो जाएगा, 45,000 का हो जाएगा, चलो कम से कम इतने का हो जाएगा। अब जरा ये सोचिए उस समय तो आपका 1 रुपया भी नहीं होगा,
अगर आपने कोई पैसे इकट्ठे नहीं कर रखे हैं तो आपको अपनी पॉकेट से हैंड टू हैंड कितने पैसे देने पड़ेंगे, 40 या 45,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बट अगर आपने कुछ 32,000 रुपीज़ इकट्ठे कर रखे हैं तो आपको ऊपर से 8,000 रुपये तो डालने हैं। अगर ये केस में तो उसमें आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा डालने। 45,000 का AC था, 32,000 रुपये आपने इकट्ठे कर लिए गुल्लक के अंदर। हर साल 4,000 रुपये डालते थे, 8 साल हो चुके हैं, आपने 32,000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। तो कितना बच गया, 13,000 रुपये। तो 13,000 का इंतजाम करना आपको, वो तो आप कर लोगे। आपको आगे ना हो पाए तो फिर तो आप ये भी नहीं कर पाते। जब AC खरीदना हो तो 48,000 का पूरे, जब आज के दिन ही आपको 48,000 एक साथ देने पड़ते हैं, तब कैसे देते फिर आप। तो क्या करा आपने, इसलिए 32,000 पहले से ही थोड़े थोड़े अपने पैसे इकट्ठे करते चले गए थे। अब आपको अपनी जेब से खाली कितने पैसे देने, वैसे दिए तो आपने ये भी अपनी जेब से ही है, बट ये इतना पता नहीं चला था क्योंकि आपने हर साल 4,000 रुपये दिए थे, इतना पता नहीं चला था। बट इसमें आपको पता चल जाएगा अगर आप एक साथ दोगे तो। इसलिए अगर तो आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेते हो, बाद में जो ऊपर नीचे वैल्यू होती है आप थोड़ा ऊपर नीचे ऐड कर देते हो। इससे क्या होता है, इतना बड़ा लॉस नहीं होता है फिर। ओके, चलिए अब आपसे कहते हैं, इसमें इसको हम कहते हैं प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। आने वाले जो लॉस, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइडेड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। प्रॉफिट के लिए कभी भी आप पैसे इकट्ठा नहीं करते। आपको पता है कि आपको मतलब 5 साल बाद ना 10 लाख रुपए आने वाले हैं, आप उसके लिए पैसे अभी से इकट्ठा करके चलोगे। आने वाले, मैं ये नहीं कहूँगा आपको देने हैं पैसे, आपके पास 5 साल बाद 10 लाख रुपए आने वाले हैं या 100 करोड़ रुपए आने वाले हैं आपके पास। क्या आप उसके लिए अभी से फंड इकट्ठा करना स्टार्ट करोगे? क्यों करोगे? पैसा आने वाला है, जाने वाला नहीं है। आएगा तो अच्छी बात है, उसके लिए क्या फंड इकट्ठा करूँ मैं। बट हम लॉसेस के लिए पहले से क्या कर लेते हैं, हम फंड इकट्ठा कर लेते हैं। मुझे पता है 8 साल बाद मुझे 32,000 रुपये देने हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, उसके लिए पहले से फंड इकट्ठा करता चल जाऊंगा। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब समझते हैं कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता क्या है। देखिए इसमें आपसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर एंड द कॉस्ट इज बेसिस ऑफ द ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट्स। इसमें क्या कहता है कि आप क्या करते हो, बस देखते हैं इसको, समझते हैं। इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं, AC वाला। आपने 32,000 के AC परचेस कराना, आप अपनी बुक के अंदर अभी भी इसको कितना लिखोगे, 32,000। आपको पता है हर साल क्या लगता है चीज़ों के ऊपर, डेप्रिसिएशन। शायद आपको अभी इतना अच्छे से डेप्रिसिएशन ना पता हो, क्योंकि अभी हमारे इसके ऊपर चैप्टर आएगा, चैप्टर में 11 या 12 आपका चैप्टर है इसके ऊपर आपका तो चैप्टर आएगा और तब समझेंगे अच्छे से। डेप्रिसिएशन बस छोटा सा समझ लेते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है आपका। जब भी कोई सामान परचेस करते हो ना, उसके बाद क्या लगता है, उसके ऊपर ना थोड़ा सामान की ना वैल्यू कम होती चली जाती है। क्यों? उसके ऊपर थोड़े से स्क्रैचेस आते चल जाते हैं, उसको आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जब मैं ये जो मैंने फाइल बनवाई, मतलब जो प्रिंट करवाया, उस समय इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है। आज इसकी वैल्यू कम हो गई, क्यों? इसके ऊपर हमने काफ़ी चीज़ें लिखी थी। अब जब नया फ़ोन परचेस करते हैं तो उस समय क्या होती है, इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। उस समय इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास एक फ़ोन का कवर है, एक जब ये खरीद के लाए थे तो इसकी वैल्यू एज्यूम कर लेते 200 रुपीज़ थी। क्या इस जो कवर को हो चुके अराउंड 3 मंथ्स हो चुके हैं, क्या आज भी इसकी वैल्यू जो ये है, इसकी वैल्यू क्या आपकी आज भी 200 होगी? नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत आपको पता है कितनी मतलब डस्ट आ चुकी है इसके ऊपर, थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ चुके हैं, एंड थोड़े बहुत यहाँ से मतलब इसका कलर फेड होता जा रहा है। वाइट कलर का था बिल्कुल ये, यहाँ से थोड़े थोड़े मतलब डस्ट आती जा रही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें फेड होती जा रही हैं, तो इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो बस अब करते क्या हो कि हर साल अगर आज आपने 2020 में खरीदी है, इसको लिखोगे आप। आज तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, आज ही तो खरीद के लाए हो, ठीक है। आज के इतना डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, एक दिन में भी लगता है डेप्रिसिएशन, बट इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगता, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हर साल में करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब मैं लिखूंगा 2021 के अंदर कितनी वैल्यू है। एज्यूम करा जाता है इसके अंदर कि हर साल इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। ये चीज़ आपको पहले से क्या करनी होती है, डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इसका 10% 3,200 रुपये माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 28,800 रुपये। क्या सच में आज इसकी वैल्यू 28,800 होगी? क्या हर साल सच में 10% लगेगा?
नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता है इस साल ज़्यादा लगाओ, बट आप फिर भी इसको कितना ही रिकॉर्ड करते हो, 10% ही रिकॉर्ड करते हो। तो ये कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। जिस प्राइस पे खरीदा था बस थोड़ा सा डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, वो भी अनवैल्यूड है, गारंटीड। क्या पता इस साल थोड़ा डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग गया हो, क्या पता एसी के ऊपर स्क्रैचेस इस साल थोड़े ज़्यादा आ गए हो, तो डेप्रिसिएशन इस साल ज़्यादा लगेगा। बट नहीं, आप फिर भी कितना लगाते हो हर साल, 10% ही लगाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। ओके, तो आप क्या करोगे, हर साल कितना परसेंट लगाओगे डेप्रिसिएशन, ओनली 10% ही चार्ज करोगे आप। अब इससे होगा क्या कि जो आपकी एसेट की वैल्यू है वो बिल्कुल सही वैल्यू नहीं होगी। अब मैंने कह तो दिया ये इसकी वैल्यू 3200 रुपये माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। क्या पता है इस साल थोड़ा डेप्रिसिएशन कम लगाओ, क्या पता है इस साल डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाओ, तो कह सकते हैं कि ये मेरी रियल वैल्यू नहीं है, ये कह सकते हैं एज्यूम्ड वैल्यू है मेरी, ये नियर अबाउट वैल्यू है मेरी ये। ओके, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हम हमेशा क्या करते हैं, अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल प्राइस पे करते रिकॉर्ड कर लेते हैं। इट रिकॉर्डेड द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ द परचेज, जिस टाइम मैंने परचेज करा था उसकी वैल्यू जो भी थी, बस इसमें से क्या कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन लगा माइनस कर देता हूँ, और फिर आपको सेम टू सेम लिख देता हूँ। यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं लिखी जाती। टाइम के साथ साथ जो वैल्यू बदलती जा रही है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम खाली बुक वैल्यू को लिखते हैं। 32,000 का खरीदा तो हर साल हम 32,000 रुपये ही दिखाएंगे, बस इसमें से हर साल का 10% माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, हर साल 10%। अगर इस साल ज़्यादा भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस साल मशीनरी बहुत ख़राब हो गई है, एसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है इस साल, तो आपको फिर भी 10% ही करना है, इसके ऊपर चार्ज करना है, ज़्यादा चार्ज आप नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं रियल वैल्यू नहीं देता है, बट हमारे अकाउंटेंसी के अंदर फिर भी क्या माना जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ही एज्यूम्ड करा जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। An important objective of the business is to determine profit periodically. It is necessary to match revenues of the period with the expense of that period to determine the correct profit or loss for the accounting period. For profit earned by the business during a period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue. आपसे कहता है मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल। आई होप सो आपको ये रेवेन्यू एक्सपेंस का मीनिंग पता होगा, हम चैप्टर 2 कर चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी इसकी क्लासेस तो आप चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं। चैनल में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर 2 की वीडियोस सारी मिल जाएंगी, फर्स्ट क्लास से चैप्टर 1 और 2 की, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। कोई डाउट है वहाँ पर आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज अपने ऑनलाइन क्लास पे कंडक्ट आप करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैचिंग प्रिंसिपल में रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू मतलब होता है पैसे का इन होना, आना, और एक्सपेंस मतलब पैसे का जाना, खर्चा होना। रिवेन्यू मतलब होता है पैसे का आना, एक्सपेंस मतलब होता है पैसे का जाना। कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बहुत ज़रूरी है, मैच करना चाहिए, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया हमेशा आपस में मैच करना जरूरी है। इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपये आए। अब इसमें से क्या हुआ, आपने 1,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी के पे कर दिए, कितने पैसे बचे, 9,000। ठीक है, आपने इसमें से 2,000 रुपये सैलरी दे दी, कितने पैसे बचे, 7,000। 500 रुपये रेंट दे दिया, कितना पैसा बचा, 6500, 6,500। फिर आपसे कहता है, मान लेते हैं हमने 400 रुपये वाटर बिल पे कर दिया, पानी का खर्चा, पानी का बिल, वाटर बिल पे कर दिया, कितना बचा, कितना पैसा बचा आपका, 6,100। अभी कंपनी का प्रॉफिट था, कंपनी ने करा इसमें से ये 6,100 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कितना पैसा बचा, 0। अब देखते हैं कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू कितना आया था, टोटल पैसा आया कितना था कंपनी के पास, 10,000 रुपये। अब देखते हैं आपने खर्चा कहाँ कहाँ पर करा, 1,000 रुपये इधर खर्च करे, 2,000 इधर करे, 3,000, 3,000 अपने इधर हो गए, प्लस 500 रुपये अपने इधर खर्च करे, 3,500 रुपये हो गए,
400 रुपये खर्च करे आपने, 3500 प्लस 400 3900, 3900 प्लस में 6100 कितना हो गया 10,000। मैच करके ना आपका रिवेन्यू किसके इक्वल हो गया एक्सपेंस के, पर जितना आपने पैसा आया था उतना पैसा आपने खर्च कर लिया। बैंक में डिपॉजिट करें वो भी आपने एक तरीके से खर्च कर ही लिया, वो आपने जमा कर दिया ना, आपके पास से पैसा तो चला गया ना, आपने उस पैसे को कहीं तो लगाई दिया ना, इसलिए हम बोलते हैं उसको एक्सपेंस। तो हमारे हमेशा रेवेन्यू और एक्सपेंस आपस में क्यों होने चाहिए, मैच होने जरूरी है अकाउंटिंग के अंदर। ओके देखिए वही आपसे कहता है रेवेन्यू ऑफ द पीरियड एक्सपेंस ऑफ द डेट पीरियड इज डिटरमाइंड, यही एक चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द कैन बी करेक्टली मेजर्ड व्हेन द रेवेन्यू, प्रॉफिट आप तभी सही से निकाल सकते हो जब कंपनी ने सही तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड करा हो, सही तरीके से एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करे हों। मान लेते हैं कंपनी ने, वैसे कंपनी के पास पैसा आए तो 1 लाख रुपीज़ से, बट आपने लिख रखे खाली 90,000 रुपये आए बस। 1 लाख रुपये आए थे बट आपने लिखे खाली 90,000 रुपये आए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और आपका 10,000 से रेवेन्यू कम हो गया, 10,000 से प्रॉफिट भी कम हो गया। दूसरी बात अब ये मान लेते हैं कि आपका जो 1 लाख जो खर्च, आप 1 लाख आए थे 90,000 आपने लिखे हैं, आपके पास आपने जो खर्चा करा था 10,000 का करा था, बट आपने खर्चा लिख दिया 20,000 रुपये का। गलत एंट्री रिकॉर्ड हो रही है ना, तो इससे प्रॉफिट भी क्या आएगा गलत आएगा, प्रॉफिट भी क्या आएगा गलत। तो बैचिंग कंसेप्ट कहता है सही प्रॉफिट तभी निकल सकता है जब आपने प्रॉफिट तभी से निकल सकता है आपने करेक्टली रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर करेक्टली क्या करो रिकॉर्ड करा हो, तभी क्या हो सकता है मैच हो सकता है, अदरवाइज मैच भी नहीं हो सकते। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है ड्यूअल एक्सपेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। According to the dual aspect concept, every transaction entered into by the enterprises have the two aspects, debit and second is credit. अभी आप जब जाएंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर जर्नल एंट्री के अंदर, उसमें आपको पता चलेगा कि जब हम जो भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना, उसके अंदर जैसे मान लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो भी आपका होगा क्रेडिट। एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी, पक्का है गारंटीड है। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट तो होते ही हैं, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें बस खाली हम कैश अकाउंट डेबिट करके छोड़ दे, बस कैश अकाउंट डेबिट करके छोड़ दे, कोई ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो हर ट्रांजैक्शंस के क्या होते हैं 2 एस्पेक्ट तो होते ही हैं। जैसे कि आपका है कैपिटल किसके इक्वल होता है कैश के, ये आपका नॉर्मल फार्मूला ज़्यादा वो नहीं है। ऑनर इक्विटी प्लस आउट्स आपकी लायबिलिटी किसके इक्वल होती है एसेट्स के, ये हमारे सब आएंगे अच्छे से। एसेट्स किसके इक्वल होता है कैपिटल प्लस में लायबिलिटी, ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन जब आएगा चैप्टर नंबर 5 उसमें हम अच्छे से समझेंगे इसको। ओके चलिए अब आता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। बस इसमें आपको यही था कि हर एक एंट्री के होते हैं टोटल 2 एस्पेक्ट होते ही हैं, ये आपको अच्छे से समझ आएगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ठीक है, बस आपको इतना याद ही करना है इसको, तो हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है दूसरा आपका क्रेडिट होता है, वो भी हमेशा इक्वल अमाउंट से। अगर मैं कर रहा हूँ कि कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, क्रेडिट लिखते नहीं है बट होता क्रेडिट है, ठीक है, बट क्रेडिट लिखते नहीं है वो हम समझेंगे। अगर इधर आपने 200 लिखा तो आपको इधर भी 200 लिखना जरूरी है, दोनों अमाउंट इक्वल होने वो जरूरी है, वही आपसे कहते हैं इक्वल अमाउंट भी होते हैं। और एक डेबिट हो तो दूसरा क्रेडिट होता है, ऐसा नहीं हो सकता ओनली डेबिट ओनली क्रेडिट हो, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों होने जरूरी है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अभी तो बस आपको इसको याद ही कर लो, जब हमारे चैप्टर नंबर 8 आएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा ही। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रिवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। It is noted that the recognizing revenue and receipt of an amount are 2 separate aspects. आपसे कहते हैं हमेशा क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की बात करूं तो रिवेन्यू कंसीडर करा जाता है, उसको रियलाइज करा जाता है व्हेन द ट्रांजैक्शन, जैसी ट्रांजैक्शंस हुई है तभी क्या कर लो उसको अमाउंट, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट एस्टैब्लिश्ड। इट इज नोटेड दैट रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ अमाउंट आर द 2 सेपरेट एस्पेक्ट। इसमें कहते हैं रिवेन्यू जैसा पैसा आने की बात हुई है तभी कर लो उसको रिकॉर्ड कर लो, जैसी एंट्री revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into
एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव, जहाँ पर पैसा आने की बात हो गई है तभी अगर लो उसको रिवेन्यू रिकॉग्निशन, तभी अगर लो उसको आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो पैसा आपका है नहीं है, जो भी है पैसा आया है ना, क्या कर लो उसको रिकॉर्ड आप तभी कर लो। ऐसा कहाँ लिखा गया है? आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अंदर लिखा गया है जैसे ही पैसा आया है तभी अगर लो उसको आप रिकॉर्ड कर लो। अब आता है नेक्स्ट आपका वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। द वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होल्ड दैट द अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस measurement that are the based on the verifiable evidence are regarded as the objectives. It means all the accounting transactions should be evidenced and supported by the business documents. आपसे कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आप बुक के अंदर रिकॉर्ड करोगे उसका आपके पास पूरा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैंने एक बुक के अंदर एंट्री पास करी है कि मैंने एसी परचेज करा है, तो हम एंट्री करेंगे एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैंने जो एसी करने की एंट्री पास करी है ना, मुझे इसका मेरे पास पूरा प्रॉपर बिल होना, जो मुझे कंपनी ने दिया होगा वो मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ट्रांजैक्शन इनवैलिड मानी जाएगी, इसको यहाँ से हटा दी जाएगी ट्रांजैक्शन को। फिर ओके, तो वेरीफिएबल मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या होता है वेरीफिएबल, कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका साथ में प्रूफ होना बहुत जरूरी, उसका बिल साथ में होना जरूरी है। अगर बिल नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन को तभी कर दिया जाएगा, डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा इस ट्रांजैक्शन को। चाहे ट्रांजैक्शन सच में हुई और अगर आपसे बिल खो गया है तब भी ट्रांजैक्शन इनवैलिड मानी जाएगी, तभी इस ट्रांजैक्शन को हटा दिया जाएगा। तो वेरीफाइबल मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसके पीछे वेरिफिकेशन होनी जरूरी है। वेरिफिकेशन इट मीन्स इसके पीछे इसका रियल, जब भी हम कोई चीज़ नहीं परचेस करके लाते हैं ना, साथ में हमारे को बिल मिलता है। अगर आप मॉल से सामान खरीदते हो तो वहाँ पर आपको बिल मिलता है। अगर आपने फ़ोन परचेस करते हो, कंप्यूटर परचेस करते हो, लैपटॉप करते हो, रेफ्रिजरेटर हो गया, वहाँ से ना हमारे को क्या मिलता है, बिल जनरेट होता है। तो हमारे को बिल को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी में आपको उसकी एंट्री लिखनी पड़ेगी, और एंट्री जब लिखोगे, जब अकाउंटिंग एंड होगा, जब वो सीए जो हम बुलाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, वो हमारे से कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, हमारे से बिल्स मांग सकते हो। अगर हमने कहा हमारे पास बिल नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन को तभी डिस्क्लोज कर देंगे, तभी वो ट्रांजैक्शन को हटा देंगे। वो लिख देंगे आपने एसी परचेस करा ही नहीं है, और फिर आपका इनकम बढ़ जाएगी, वो बात की बात है वैसे, तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा। ओके, तो आपका होता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये आपके सारे क्या थे, ये आपके प्रिंसिपल्स थे। इसमें आपके इतने ही प्रिंसिपल्स हैं, 3 हमारी अजम्पशंस थी और ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे। हमारे अकाउंटिंग एंटिटी में मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस और कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल, एंड आपका ड्यूअल एस्पेक्ट, रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट और वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ तक आपके सारे प्रिंसिपल से हमारे खत्म हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है कि हम एक गाइडलाइन सेट कर देते हैं, किस मतलब कि कंपनी को किस किस तरीके से करना है, काम करना है। कहता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हर कंपनी गैप को फॉलो करती है, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये होता क्या है गैप, ये गैप एक ऐसी एक कह सकते हैं पॉलिसीज होती है जिसमें क्या होता है, फॉर्म्ड बनाया जाता है, जिसमें अगर हम एक आपका बना दिया जाता है कि एक प्रिंसिपल्स की इसके अंडर है कि इस अकाउंट को इस तरीके से प्रिपेयर कर जाएगा, इस अकाउंट को इस तरीके से, इस अकाउंट का ये फॉर्मेट होगा, इस अकाउंट का ये फॉर्मेट होगा, जो भी फॉर्मेट होगा सब कौन डिसाइड करके देता है, गैप के अंदर लिखा होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, एक नॉर्मल से गाइडलाइन है जो कि इसको हम कहते हैं गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें क्या लिखा होता है कि अगर मेरे पास पैसा आ रहा है ना तो मुझे इस अकाउंट के ना लेफ्ट साइड लिखना है, इस अकाउंट के राइट साइड लिखना है। ये कौन डिसाइड करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जो पूरी कंट्री के लिए क्या होता है, सेम होता है कि सबको क्या है इजीली समझ आ जाए। तो इसलिए क्या होता है, नॉर्मल सबके लिए क्या बनाया जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह सकते हैं कि गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, जो क्या करती है हर कंपनी फॉलोअप करती है। कोई किसी भी कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी कहाँ रिकॉर्ड करेगी, इधर रिकॉर्ड करेगी, और जाएगा तो कंपनी पैसा इधर रिकॉर्ड करेगी। पैसा आया तो इधर, पैसा गया तो इधर रिकॉर्ड करेगी।
ठीक है, ये क्या कर लिया, कंपनी ने डिसाइड कर लिया। ये किसने डिसाइड करा, हमने डिसाइड करा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वैसे एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपका अकाउंट बनता है, अगर पैसा आता है ना, इसको जो छोड़ दो आप, पैसा आता है तो आप इसको हमेशा इधर रिकॉर्ड करते हैं राइट साइड, और पैसा जब चला जाता है तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर। पैसा आएगा तो इधर, आएगा तो इधर, जाएगा तो इधर, जाएगा तो इधर। ठीक है, ये बोला किसने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा गया है, ICAI ने बोला है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। दे आर द अकाउंटिंग रूल्स एंड द प्रोसीजर्स। ये होता क्या, ये अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं रिलेटिंग टू द मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय द ICAI। इसके अंदर ट्रांजेक्शन को किस तरीके से शो करना है, क्या करना है, कब कब कौन सी चीज़ें डालनी है, किस किस डेट को डालनी है, सब चीज़ें किसने डिसाइड करके दी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। जो क्या करते हैं, हर कंपनी क्या करती है, उसको फॉलोअप करती है। हर कंपनी उसको फॉलो करना जरूरी है, चाहे बैंक हो चाहे कंपनीज हो, दोनों को उसको फॉलो करना जरूरी है। इनफैक्ट कि चाहे गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो, उनको भी फॉलो करना जरूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, क्योंकि हर इंसान के लिए वो चीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट अपने कंपनी में अलग तरीके से कर रही है। ठीक है, तो हर गवर्नमेंट को भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हम निकाल रखा है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान को इन्फॉर्मेशन समझ आनी जरूरी है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का अपने अपने तरीके से करेगी, अभी हमने बताया कि यहाँ पर पैसा आएगा तो यहाँ लिखना है, जाएगा तो इधर लिखना है, बट गवर्नमेंट कंपनी उल्टा कर रही है, आएगा तो इधर कर रही है, जाएगा तो इधर कर रही है। ऐसा नहीं कर सकती, उसको भी करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात माननी जरूरी है। तो आपको समझ आ गया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या, बस एक नॉर्मल सी गाइडलाइन है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो क्या करती हैं, जब हम कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग, जो भी बनाओगे आप आगे जाकर, वो सब चीज़ें किसने डिसाइड कर रखी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डिसाइड कर रखी है, हम उसके हिसाब से करते हैं, सारी जनरेटर्स पास करते हैं। अब आता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या होता है, देखिए, कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस हैं प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क सो दैट द क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। कहते हैं कि मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब कि क्या क्या नेचर है, क्या क्या हमारे को मिलता है। सबसे पहला ये ना हमारे को गाइडलाइन दे देता है। गाइडलाइन से फ़ायदा क्या होता है, मैं सही तरीके से अपनी एक फ्रेमवर्क, एक मुझे खाली एक बॉक्स बना के दे देता है, और मुझे कह देता है कि इसमें क्या पढ़ना है, सारी लाइबिलिटी वाली चीज़ें पढ़नी है, सारी एसेट्स वाली चीज़ें पढ़नी है। और मुझे क्या करेगा, मुझे यहाँ ये बना के दे देगा डिब्बा, खाली डिब्बा, और उसमें लिख देगा कि अगर पैसा आएगा तो इधर लिख देना, जाएगा तो इधर लिख देना। बस आपको क्या करना है, बस इसके अंदर पैसा आएगा, आया क्यों है, रेंट मिला आपको, इंटरेस्ट मिला है, बस रीज़न आपको लिखना है। पैसा आएगा तो उधर लिखना है, जाएगा तो आपको उधर लिखना है। आपने सैलरी पे करी है, आपने रेंट पे करा है, वाटर बिल पे करा है, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है, वो सब चीज़ यहाँ लिख देना। फिर आप ये फ्रेमवर्क उन्होंने बस एक क्या कर दिया, कह सकते हैं ढांचा सा बना दिया, हमारे को क्या करना है, इसके अंदर सामान को डालना है बस। तो वही कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत फायदेमंद हो गया, क्योंकि इसने एक गाइडलाइन बना दी, फ्रेमवर्क बना के दे दिया, जिससे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बनाना बहुत ज़्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। फिर आपसे कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड द कंपेरेबिलिटी। आपसे कहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने का सबसे पहला उद्देश्य हमारा है कि यूनिफॉर्मिटी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बताया जस्ट आपको, ये पूरी इंडिया में फॉलोअप होता है। जो एक कंपनी इस तरीके से काम कर रही है कि पैसा आएगा तो उधर लिखेगी, जाएगा तो उधर लिखेगी, या एक कंपनी में नहीं है, ये जितनी भी कंपनी इंडिया के अंदर, इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो, कि उन सब में क्या होता है, ये चीज़ें इस तरीके से रिकॉर्ड करी जाती हैं। क्यों, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, हमारी कंट्री में सब लोग एक तरीके से अकाउंटिंग करने लग जाए। कोई एक पर्सन था, प्राइवेट जॉब थी उसकी, उसने वो छोड़ के गवर्नमेंट जॉब में चला गया, तो वो उसके पहले तो उन्हें प्राइवेट जॉब के रूल सीखेगा, अकाउंटिंग कैसे करते हैं अब सीखेगा, क्या वो उसको गवर्नमेंट जॉब के अलग से सीखेगा, नहीं। जो प्राइवेट जॉब के वो थे रूल्स अकाउंटिंग करने के, वही रूल्स किसके होंगे, गवर्नमेंट कंपनी के होंगे, कि किस तरीके से अकाउंटिंग के अंदर चीज़ें फॉलोअप होती हैं। एसेट डेबिट कब होता है, सेट क्रेडिट कब होता है, सब चीज़ें आएंगी, बट ये सब चीज़ें क्या होती है, डिसाइडेड कर रखी हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा उद्देश्य क्या है, सेटिंग वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। सबको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। अब जो जियो का, रिलायंस का जो रिजल्ट आता है, हम उसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, एयरटेल के, क्योंकि दोनों अकाउंटिंग तो सेम ही तरीके से करते हैं ना, करने का तरीका तो सेम है, बस प्रॉफिट किसके ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट किसके कम होगा, करने का तरीका तो सेम है ना बट आपका। तो वही आपसे कहता है
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? मैंडेटरी है, मतलब कि इसको फॉलो करना हर कंपनी के लिए इंडिया में ज़रूरी है। इसको इस तरीके से ही काम करना है। यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग तरीके से है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग तरीके से, हमारे तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन इधर है। हमारे को ये कहा गया है कि पैसा आएगा तो इधर और इधर जाएगा तो इधर, जाएगा इधर पैसा आएगा इधर। तो आपको इससे क्या होता है कि ये चीज़ मैंडेटरी है कि हमारी पूरी इंडिया की सारी कंपनी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी कर दिया गया है। फिर आपसे कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव ऑल्सो बीन द फ्लेक्सिबल इन सेंस that were the alternative accounting practices are acceptable and the enterprise may adopt of the practices। हाँ, बट ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना दो चीज़ें निकाल के दे दी हैं। जैसे आपको तो भी चैप्टर नंबर 12 या 13 आपका ये डेप्रिसिएशन, उसके अंदर दो मेथड आएंगे, SLM एंड WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये आपके दो मेथड आएंगे, आप कोई सा भी फॉलोअप कर सकते हो। बट हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना कर दिया है कि आपके लिए चॉइसेस निकाल दी हैं, और वो चॉइसेस भी ये है कि दोनों चॉइसेस समझनी ज़रूरी है। करो चाहे एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, समझनी ज़रूरी है। ऐसा क्यों? अब आपने तो मान लेते हैं इस तरीके से करे, बट आज आपकी जॉब यहाँ से छूट गई, आप यहाँ चले गए, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। कभी ना अपने इस चीज़ पे काम कर रहा हो सारा दिन बस, तो समझने दोनों हैं। तो वही कहा जाता है कि अकाउंटिंग में समझाए दोनों जाते हैं, बट फॉलोअप कंपनी में एक ही होता है। दोनों चीज़ें फॉलोअप नहीं होती कि इस साल मतलब कि इस साल मान लेते SLM यूज़ हो रहा है, अगले साल WDV यूज़ हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल यूज़ नहीं है, तो आप दोनों क्या करेंगे, खाली इसमें से आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड कीपिंग द व्यू इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ द कंट्री। इससे क्या होता है, हमारी कंट्री के प्रॉपर लॉज बन पाते हैं, हमारी कंट्री की पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग हो पाती है कि कंट्री ने कितना इस साल कितना पैसा अर्न करा है, सही से निकालना ईजी होता है। क्यों? पूरी कंट्री के अंदर अकाउंटिंग सेम तरीके से हुई है। जो रूल्स रेगुलेशन से कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, कौन सी एंट्री कहाँ पर होगी, वो सब चीज़ें वो हर एंट्री, हर जो भी ट्रांजेक्शन थी, हर कंपनी ने बिल्कुल सेम ही तरीके से करी है जो और कंपनी ने करी है। क्यों? क्योंकि वो भी करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। जो नहीं करेंगी उनका पर एक्शंस लिया जाएगा, उनसे करवाया जाएगा फिर ज़बरदस्ती काम उस तरीके से। ओके, तो आपसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? प्रिपेयर करा जाता है कीपिंग इन द व्यू ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फायदा ये होता है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि हर इंसान सेम तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, तो हम समझ पाएंगे कि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, हम प्रॉफिट कम कमा रहे हैं, तो हमारे को थोड़ी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो ये आपका होता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बस ये समझा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, जिसमें आपका एक बेसिक से गाइडलाइन बनाती जाती है, जिसको क्या करती है हर कंपनी फॉलो करती है। और आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेचर था, इसमें देखा गया कि इसमें क्या होता है, पहले तो आपको गाइडलाइन सेट कर दी जाती है, इससे हम आराम से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। सेकंड, इससे क्या रहता है, आपकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, मतलब कि हर पर्सन, हर कंपनी करती है सेम ही तरीके से अकाउंटिंग करती है जो कंपनी कर रही है। बस फ़र्क क्या होता है, प्रॉफिट लॉस का, एसेट्स लायबिलिटी का, कितना सामान है कितना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करना मैंडेटरी है, सबको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये फ्लेक्सिबल है, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट समझना दोनों ज़रूरी है। कंपनी बट कोई सा भी एक चूज़ करेगी, ये नहीं कि आज इस साल इस मेथड से करे स्ट्रेट लाइन से और नेक्स्ट ईयर कंपनी इससे करे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। चूज़ एक ही कर लो। हाँ, आगे जाकर आने वाले कई 5 साल में 10 साल में आप चेंज कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप हर ईयर हर मंथ कह सकते हैं अगर आप चेंज करो वो चीज़ गलत हो जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड कीपिंग द व्यू ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट लॉ ऑफ द कंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? प्रिपेयर जो बनाया जाता है, किसको ध्यान में रखते बनाया जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट को। क्यों? क्योंकि हर जगह अकाउंटिंग क्या हो रही है, सेम तरीके से हो रही है। मुझे पता चल रहा है कि भाई वो तो जियो तो कुछ ज़्यादा, एयरटेल को पता चल रहा है कि जियो तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा रही है, उसके पास सब्सक्राइबर, उसके पास जो यूजर्स से बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको पता भी अकाउंटिंग कैसे पता चला, क्योंकि दोनों क्या कर रहे थे, सेम तरीके से अकाउंटिंग कर रहे थे, तो मुझे उसकी अकाउंटिंग में समझ आ जाएगी। अब जब हम 11th में भी हम प्रैक्टिकल चैप्टर पाएंगे तो आपको सेम ही तरीके से करवाया जाएगा। ओके, मान लेते हैं किसी बच्चे ने गलती करी है, वो अपने डाउट्स पूछ रहा है, तो आपको भी समझ आ जाएगा उसने गलती क्या करी है। क्यों? उसने वो भी सेम तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, आप भी सेम तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हो। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ गलत है तो दूसरी कौन सी चीज़ सही है। ओके, तो बस आपका आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, फिर आपका यूटिलिटी रहेगी और थोड़ा सा आपका रहेगी, फिर आपका चैप्टर एंड हो गया।
ओके, बस आपका आज हमने अकाउंटिंग स्टार्ट कर चुके हैं और हमारे सारे प्रिंसिपल्स हो चुके हैं। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कर लीजिए। थैंक यू।